अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल ने शैतान को फिर किया शर्मसार। भूखे फ़लस्तीनियों पर इमदाद लेने के दौरान करती फायरिंग, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्स की तरफ आगे बढ़ने से घबरा गए थे बुज़दिल इसराइली फौजी। गजा जंग में इसराइल को अपनी नाजायज पैदाइश से अब तक का हुआ सबसे बड़ा नुकसान। खुद इसराइली वॉर मिनिस्टर योआव गैलेंट का एतराफ। कहा, इसराइल को पहुंचे नुकसान की नहीं मिलती कोई मिसाल। दुनिया में तेजी से मंडला रहा है न्यूक्लियर वार का खतरा। रूस के सदर पुतिन ने किया खबरदार। कहा, यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रीज ने भेजी अपनी फौज तो छिड़ जाएगी एटमी जंग। नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनलों और उसके एंकरों पर हुई कार्रवाई। अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी पर लगा जुर्माना। शो को हटाने का दिया गया हुक्म। मुसलमानों के खिलाफ फैला रहे थे नफरत। नए महीने मार्च की पहली तारीख को आम आदमी को लगा झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा। ममता बनर्जी ने कहा, फिर से आई मोदी हुकूमत तो 2000 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। और एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद आसिम वक़ार ने जारी किया वीडियो। कहा, उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रही है एमआईएम। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली पीएम नेतन्याहू अब माह रमज़ान के दौरान मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोकने की मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं। इंतहा पसंद इसराइली सिक्योरिटी के मिनिस्टर बिन गुवेर के बयान के बाद नेतन्याहू हुकूमत ने भी कहा है कि इसराइल अब भी रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में दाखिले पर मुमकिन पाबंदियों का जायजा ले रहा है। इसराइली हुकूमत के तर्जुमान एवी हेमिन ने मीडिया को बताया कि ये मसला अब भी काबीना में ज़ेर बहस है। हतमी फैसला सिक्योरिटी और सेहत आम्मा को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। इस दौरान एक इसराइली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जंगी कौंसिल ने कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गुवेर को एक साइट पर करने का फैसला किया है और उन पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया जो बिन गुवेर ने माह रमज़ान में इसराइली अरबों के खिलाफ मस्जिद अक्सा में नमाज के हवाले से नाफिज करने का मुतालबा किया था। इसराइल ने आज फिर शैतान को शर्मिंदा करने वाला काम करते हुए भूख के सताए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इमदाद लेने के दौरान गोलियां चला दी। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गजा शहर के जुनूब में इसराइली हमले के नतीजे में कम अज़ कम 104 फ़लस्तीनी शहीद और 700 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खाने को तरसते भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों के दरमियान खून में नहला दिया। दर्जनों ममालिक और आलमी इदारों के मुसलसल वार्निंग के बावजूद इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम के नए पहाड़ तोड़ दिए। इसराइली मीडिया ने फ़ौजी अहलकार के हवाले से बताया कि इसराइली फ़ौजियों ने गजा शहर में फ़लस्तीनी इमदाद के मतलाशियों के एक ग्रुप पर फायरिंग कर दी जो ख़तरनाक तरीक़े से उनके करीब पहुँचे। टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से एक फ़ौजी अहलकार ने हमले का जवाब पेश किया कि हुजूम के कुछ अरकान इसराइली फोर्सेस की तरफ बढ़ रहे थे। इसराइली फ़ौजियों का ये जवाब साबित कर रहा है कि निहत्ते फ़लस्तीनी भी सिर्फ उनकी तरफ अगर बढ़ना शुरू कर दें तो इसराइली फ़ौजियों में खौफ व हरास बढ़ जाता है। यही मिसाल है और उन्होंने इसी खौफ से फायरिंग कर दी। इसराइल को उसकी वहशियाना बमबारी के जवाब में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सामना है। कल जुमेरात को नामालूम बंदूकबरदार ने 2 इसराइलियों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। इसराइलियों की हलाकत का यह वाक़या मकबूजा मगरब किनारे में एक पेट्रोल पंप पर पेश आया। गजा में जंग शुरू होने के बाद मकबूजा मगरब किनारे में इसराइलियों की हलाकतों के चंद वाक़यात में से ताज़ा तरीन ये वाक़या है।
वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर से अब तक 403 फ़लस्तीनियों को यहूदी आबादकारों या इसराइली फ़ौजी एहलकारों ने सफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुई इसराइल गजा जंग में इसराइल को उसकी नाजायज़ पैदाइश के बाद से अब तक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इस बात का एतराफ़ खुद इसराइली वॉर मिनिस्टर योआव गैलेंट ने किया है। उन्होंने गजा जंग में इसराइली फ़ौजियों को पहुंचने वाले भारी जानी नुकसान का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमने आज तक हरगिज़ ऐसी जंग नहीं देखी और 75 बरसों से ऐसी सूरत हाल का सामना भी नहीं किया। इसराइली गवर्नमेंट के वज़ीर जंग योआव गैलेंट ने गजा जंग में गाज़िब सिहूनी हुकूमत को पहुंचने वाले भारी जानी नुकसान का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमने मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद के लिहाज से भारी कीमत चुकाई है और इस जंग में हमें काफ़ी माली नुकसान भी हुआ है, जिसकी इसराइल के वजूद में आने के बाद से अब तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गजा जंग शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 560 इसराइली फ़ौजी गजा में हलाक और तकरीबन 3000 ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के साथ जंग में हलाक और ज़ख्मी होने वाले सिहूनी फ़ौजियों की ये तादाद ऐसी हालत में है कि उससे पहले 1967 और 1973 में अरब ममालिक के साथ इसराइली हुकूमत की 2 जंगों में बिलतरतीब तकरीबन 700 और 2500 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। अमेरिकी मॉडल और एक्ट्रेस बेला हदीद को मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक नामवर बरतानवी ब्रांड शॉर्ट टेलबेरी ने फ़लस्तीनी नज़ाद अमेरिकी मॉडल बेला हदीद से अपना मुआहदा यानी एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया है। फ्रांस के एक फ़ैशन ब्रांड ने भी बेला हदीद से मुआहदा ख़त्म करके उनकी जगह इसराइली मॉडल को साथ शामिल किया था। फैशन ब्रांड ने अमेरिकी मॉडल से एग्रीमेंट ख़त्म करने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये फैसला बेला हदीद की इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने के तनाजुर में किया गया है। वाज़ेह है कि बेला हदीद और जेजी हदीद इसराइल की फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी पर मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और इसराइली हुकूमत की तरफ से उनको धमकियाँ भी दी गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि गजा पर इसराइल के हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में टेड्रोस ने जोर देकर कहा कि गजा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह खौफनाक तशद्दुद और मसाइब का खात्मा होना चाहिए और जंगबंदी कायम की जानी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन में फ़ौज भेजी तो एटमी जंग का खतरा है। सदारती इंतखाबात से 2 हफ्ते कबल कौम से सालाना खिताब में रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अगर मगरबी ममालिक ने यूक्रेन में लड़ने के लिए फ़ौज भेजी तो हकीकी जोहरी जंग छिड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में नेटो के फ़ौजी दस्ते भेजने के इम्कान के बारे में बात हुई है, लेकिन हमें उन लोगों का अंजाम याद है जिन्होंने एक बार अपने दस्ते हमारे मुल्क की सरजमीन पर भेजे और अब मुमकिन मदाखलत करने वालों के नताइज कहीं ज़्यादा अलमनाक होंगे। सदर पुतिन का कहना था कि उन्हें यानी मगरबी ममालिक को ये समझना चाहिए कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जो उनकी सरजमीन पर अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये सब वाकई जोहरी हथियारों के इस्तेमाल और तहजीब की तबाही के साथ तसादुम का खतरा है, क्या वो नहीं समझते? इस दौरान नेटो ने यूक्रेन में फ़ौज भेजने के मंसूबे की तरदीद कर दी है। पाकिस्तान में इंतखाबात के करीब 22 दिनों बाद हुकूमत साजी की तैयारियां की गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा, इसके लिए वोटिंग का अमल 3 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। इससे पहले पाकिस्तानी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से रुकनीत का हलफ लिया। इस दौरान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने ऐवान में एहतजाज भी किया और इमरान खान समेत दिगर रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने ऐवान में इमरान खान के हक़ में पुरजोर नारे बुलंद किए।
बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में जुमेरात की रात एक पॉश एरिया में वाक़ 7 फ्लोर की बिल्डिंग में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के इस वाक़े में कम से कम 48 अफराद के हलाक होने और दर्जनों के जख्मी होने की खबर है। बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर सेन ने ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल और उससे मुल्हक़ा ब्रन अस्पताल का दौरा करने के बाद AFP को बताया कि आतिशज़दगी से अब तक 43 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं फायर डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार मोहम्मद शाहब ने बताया कि आग जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब ढाका के बेली रोड के एक मशहूर बिरयानी रेस्टोरेंट से शुरू हुई और तेज़ी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई, जिससे कई लोग इमारत में फंस गए। शक जाहिर किया गया है कि रेस्टोरेंट में मौजूद गैस सिलेंडर में धमाके के बाद ये आग भड़क गई होगी। दुबई के नाम जल्द ही एक और रिकॉर्ड कायम होगा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा दुबई में है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत कुछ मुनफरिद है। मुस्तकबिल करीब में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी दुबई में ही होगा। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2010 से एक्टिव है, मगर अब उसे मज़ीद तोसी देने पर काम किया जा रहा है। दुबई के साउथ वेस्ट में 20 मील की दूरी पर मौजूद ये एयरपोर्ट फ्यूचर में दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट भी होगा। दुबई एयरपोर्ट्स नामी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जब अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ हर साल 16 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों की आमद होगी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBDSA ने 3 TV चैनलों पर दिखाए गए नफरती शो पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और उन वीडियोस को हटाने का हुक्म जारी कर दिया है। उनमें एंकर अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी के शो के नाम शामिल हैं। श्रद्धा वालकर मर्डर केस और रामनवमी वायलेंस पर दिखाए गए शोज के लिए टाइम्स नाउ भारत पर 1 लाख और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को वार्निंग दी गई है। तीनों चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुतनाज़ वीडियो को हटाने का हुक्म दिया गया है। NBDSA के सदर और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर इंटर रिलीजन मैरिज को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस सीकरी ने समाज में नफरत फैलाने और फिर क़वाराना हम आहंगी को ख़त्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 TV चैनलों पर कार्रवाई के ये अहकाम दिए हैं। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी कि फ्यूचर में लव जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल बेहद एहतियात से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल मुल्क के सेक्युलर ढांचे को तबाह कर सकता है। आज 1 मार्च को ही आम आदमियों को झटका लगा है। आज 1 मार्च यानी तीसरे महीने की पहली तारीख को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इसी को लेकर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने BJP और PM मोदी पर ज़बरदस्त तनकीद की है। उन्होंने झारग्राम ज़िले में एक सरकारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए दावा कर दिया कि अगर BJP 2024 में फिर से इख्तियार में लौटी तो रसोई गैस सिलेंडर कीमत बढ़कर 2,000 रुपये हो जाएगी। ममता ने कहा कि अगर BJP इलेक्शन जीतती है तो वो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 15 रुपये या 2,000 रुपये तक कर सकती है। हमें आग जलाने के लिए फिर से रिवायती तरीके को अपनाना होगा और लकड़ियां इकट्ठा करनी होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में सीनियर कांग्रेस लीडर कमलनाथ के BJP ज्वाइन करने की खबरें जोर पकड़ने लगी थी। ताहम कमलनाथ की मौजूदगी में उनके बेटे नकुलनाथ ने कहा कि ना ही वो और ना ही कमलनाथ BJP में शामिल होंगे। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज
इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि 60 लाख स्टूडेंट्स बीजेपी से नाराज हैं, इसीलिए बीजेपी घबरा रही है। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था, नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है। 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 इंटू 60 लाख क्या हुआ, 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद आसिम वक़ार ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पार्टी यूपी की 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रही है। इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस तरह लगातार एआईएमआईएम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब से जो नफरत की पराकाष्ठा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्रॉस की जा रही है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोज़ाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है, आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने यूपी के कानपुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती और उन्हें मारकर पेड़ से लटकाने की दरिंदगी वाले वाक़े की कड़ी मजम्मत की है। हद है हैवानियत की, ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए 2 नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। बेटियां ये पीड़ा, ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर, तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी? चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो, ये दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या ये देश, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक हैं तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द हैं तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, मां को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को यह कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और वाकई में नजीर बननी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की
इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वाकई में मर चुके हैं। हिंदुस्तानी फौज के साबिक एहलकार कर्नल रोहित चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश से झूठ बोलना बंद करें। वो अपने बिजनेसमैन साथियों का 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन उनके पास फौज को देने के लिए पैसे नहीं है। पर 2023 में राजस्थान के चुनावों के अंदर झुंझुनू की रैली के अंदर बताया 70,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, और अभी कुछ दिन पहले रेवाड़ी में रैली हुई थी तो उस रैली के अंदर बताया 1 लाख करोड़ से ज्यादा दे चुके हैं। मोदी जी देश को झूठ बोलना बंद करें, देश की सेनाओं के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, देश के सैनिक जुमले नहीं ना तो बोलते ना सुनते और ना समझ सकते। देश के सैनिक अपनी सरहदों के ऊपर अगर यही जुमले देने शुरू कर दे, झूठ बोलने शुरू कर दे, तो ये अग्रेशन और ये सरहदें हम महफूज नहीं कर पाएंगे। मेरे सैनिकों से झूठ बोलना बंद करो। आपने अपने कॉरपोरेट के साथियों को आज तक 14 लाख करोड़ से ज्यादा आपने उनके कर्जे माफ कर दिए हैं, एनपीए जो है उनको माफ कर दिया गया है। और क्या आपके पास अपनी सेना को देने के लिए 23,000 करोड़ नहीं है? 23,000 करोड़ आज तक टोटल दिया गया है, और उसको कहीं पे आप 70,000 करोड़ बोल रहे हैं, कहीं पे आप 1 लाख करोड़ बोल रहे हैं। और इस तरह से जिस स्पीड से आप चल रहे हैं तो शायद हो सकता है कि पूरा का पूरा डिफेंस का जो 6,50,000 करोड़ का जो बजट है उसके बारे में भी आप ये बात करेंगे 2024 के इलेक्शंस के अंदर कि यह सब कुछ हमने 1 रैंक 1 पेंशन के अंदर दे दिया। क्या यह सही है? सवाल पूछना चाहिए आपको पत्रकारों। मोदी जी से सवाल पूछिए, हमसे मत पूछिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मजाक बना दिया आपने इस 1 रैंक 1 पेंशन का। दारुल हुकूमत दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में एक मरतबा फिर स्टूडेंट्स के दरमियान मारपीट का वाकया पेश आया है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जेबीएम के दौरान मारपीट का वाकया हुआ। इलेक्शन कमेटी के अरकान के इंतखाब को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट हामी ग्रुपों के दरमियान जुमेरात की रात झड़प हुई, जिसमें कुछ तलबा जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी के एक ओहदेदार ने बताया कि कुछ तलबा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाक़े का एक मुबैना वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक शख्स कुछ तलबा को छड़ी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक दीगर क्लिप में एक शख्स तलबा पर साइकिल फेंकते दिखाई दे रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल ने शैतान को फिर किया शर्मसार। भूखे फलस्तीनियों पर इमदाद लेने के दौरान करती फायरिंग, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्स की तरफ आगे बढ़ने से घबरा गए थे बुज़दिल इसराइली फौजी। गजा जंग में इसराइल को अपनी नाजायज पैदाइश से अब तक का हुआ सबसे बड़ा नुकसान। खुद इसराइली वॉर मिनिस्टर योआव गैलेंट का एतराफ, कहा इसराइल को पहुंचे नुकसान की नहीं मिलती कोई मिसाल। दुनिया में तेजी से मंडला रहा है न्यूक्लियर वार का खतरा। रूस के सदर पुतिन ने किया खबरदार, कहा यूक्रेन में वेस्टर्न कंट्रीज ने भेजी अपनी फौज तो छिड़ जाएगी एटमी जंग। नफरत फैलाने वाले न्यूज चैनलों और उसके एंकरों पर हुई कार्रवाई। अमीश देवगन, अमन चोपड़ा और सुधीर चौधरी पर लगा जुर्माना। शो को हटाने का दिया गया हुक्म। मुसलमानों के खिलाफ फैला रहे थे नफरत। नए महीने मार्च की पहली तारीख को आम आदमी को लगा झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा। ममता बनर्जी ने कहा फिर से आई मोदी हुकूमत तो 2,000 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। और एमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद आसिम वक़ार ने जारी किया वीडियो, कहा उत्तर प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर गौर कर रही है एमआईएम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी
टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।